डिस्कवरी किसमें देखी? हनी कॉम्ब पता है हनी कॉम्ब? मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, तो उसने जो प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी। मतलब प्लांट के सबसे बाहर का जो कवर होता है उसको क्या कहा जाता है, बार्क कहा जाता है। तो उस बार्क की उसने क्या किया, बार्क लिया और उस बार्क में देखा, उसको माइक्रोस्कोप में विजिबल किया, तो उसने देखा कि जो हमारी सेल होती है, इट्स अ बेंजिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो केवल किसके जैसे दिखाई दे रहा है, हनी कॉम्ब के जैसे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई दे रहा है। तो उसने फिर इसकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने सेल की डिस्कवरी की थी? तो किसने किया था? आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसको याद भी करना है। तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके। The picture shows honeycomb-like compartments seen in cork. In 1674, Leeuwenhoek discovered living cells in pond water. Excuse me, ma'am. यस। ओके। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, डिस्कवरी Yes. ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए कि उस टाइम पे क्या था, जब हमने हमारी डिस्कवरी हुई थी सेल की, तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ल्यूवन हुक आया और ल्यूवन हुक ने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया और उसने देखा कि हमारी बॉडी में क्या है, लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। बाद में किसने उसको वो किया था, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया था कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा और ये फॉर्म होगा। लेकिन उसके बाद जो माइक्रोस्कोप में देखा था, वो किसने देखा था, ल्यूवन हुक ने देखा था। ओके। Let us test what you remember from the part studied till now. The term cell was coined by. The options are A. Anthony van Leeuwenhoek, B. Robert Hooke, C. Theodore Schwann. ठीक है। अब आंसर कीजिए, जल्दी से स्पीकर खोलिए और आंसर कीजिए। Robert Hook. Robert गुड Hooke. गुड गुड। Robert Hook. Robert Hooke. Robert Hook, ma'am. Robert Hook, ma'am. अब यहाँ पे क्या है कि डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। Let us learn how to view the cells. For looking into the structural details of a cell, a microscope is required. A microscope, greater details can be viewed using an electron microscope. ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूवन हुक था, उसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को यूज किया था। माइक्रोस्कोप को यूज करने के बाद उसने देखा कि हमारी सेल किस तरीके से To have a दिखाई देती है। detailed idea, let us watch this animation. यहाँ पे देखिए किस तरीके से Compound माइक्रोस्कोप microscope. दिखाई देता है। A microscope is an instrument that enables us to observe objects. ये क्या है, आपका माइक्रोस्कोप है। इसको आप अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद मैं आपको लैब में दिखाऊंगी किस तरीके से वर्क करता है। अभी आपको यहाँ पे समझना है किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। That are too small to be seen clearly by the naked eye. The microscope is most widely used for biomedical examination. Eyepiece is the top element of the microscope, having combination of lenses, and it provides the large, fine, and well-corrected view of the objects. The image can be focused by moving the eyepiece nearer and further from the object. ठीक है। आई पीस क्या है आपका, यहाँ से आप क्या करते हो, आईज के थ्रू क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपने स्लाइड लगाई रहती है उसको देखते हो। अभी आप वैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जब आपके सामने आएगा माइक्रोस्कोप उसके बाद आराम से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। Eyepiece is the fixed tube into which the lens is inserted. Inside diameter of the tube is either 23 millimeter or 30 millimeter. An objective is the lens in a microscope that receives the first light rays from the object being observed. Objective lens is characterized by two parameters: magnification and numerical aperture. The magnification typically ranges from 5x to 100x, while aperture ranges the focal length of a. ठीक है।
अब इसी के जस्ट नीचे जब आई से देखते हो आप, उसके नीचे क्या है, आपका अपर्चर और ये लगा रहता है, तो वो उससे क्या करते हो आप, जूम करके देखते हो। ठीक है, कितना उसको आपको जूम करके देखना है उसके बेस पे देखते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस के बेस about पे। 40 to 2 millimeter. For high magnification applications, oil immersion objectives has to be used. The arm is attached to the foot and supports the body tube. It forms the middle portion of the microscope. A microscope has to hold by its arm to avoid damage to lens. ठीक है, अब आपको जब माइक्रोस्कोप को एक स्पेस से दूसरे स्पेस में लेके जाना होता है, एक जगह से दूसरे से जगह में लेके जाओगे, तो किसके आर्म के थ्रू उसको पकड़ के लेके जाते हो। Says, stage is the platform on which the specimen ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पे आप किसी स्लाइड को रखते हो, जिसको भी आपको विजिबल करना है उसको रखा जाता है, और देन उसको जूम किया जाता है। is kept. It is the supported by the pair of the stage clips to hold the specimen slide. By moving the knob of the stage clip, move slide right or left and back or forth. Nose piece is the part that holds two or more objective lenses and can be rotated to easily change. ठीक है, नोज पीस में क्या कर सकते हो आप, उसको रोटेट कर सकते हो, रोटेट करने के उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको अपर्चर को बदल सकते हो कि आपको कितना जूम करना है। ठीक है, ये 3 नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, तो वो उससे आप क्या कर सकते हो, उसको लेफ्ट राइट कर सकते हो। The objective lenses. Condenser lens is the part of microscope and its purpose is to focus the light on the specimen. They are most useful at the highest powers, that is 400x or above. Condenser focus knob. ठीक है, अब यहाँ पे आपका लास्ट आपने अभी पहले क्या देखा था, कंडेंसर लेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपने ये सेट नहीं किया होगा तो आपकी स्लाइड में कुछ भी विजिबल नहीं होगा, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको सेट करना। Is responsible for the adjustment of the eyepiece. It also helps for the fine resolution as its tuning resolves the image properly. ठीक है, अब ये कंडेंसर जो ऊपर वाला होता है, उसको उसको आपको क्या रोटेट करते हो, आप घुमाते हो, तो उसको आपको फोकस कितना करना है, कैसे उसको कहाँ पे आपको जूम करना है, कैसे आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसी पे डिनोट होता है। ठीक है, उसी को घुमा के आपको देखा जाता है कि स्लाइड प्रिपेयर दिखाई दे रही है, परफेक्ट दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। Mirror is the vital part of the illumination system and is designed to collect, control, and concentrate light from the lamp or other source on the specimen. As with the objectives, the optical elements can introduce a variety of aberrations which are corrected to very fine degrees. Base rests on the bench top and it supports the stage and body of microscope. A well-designed base means the image doesn't shake, focusing, or while manipulating the specimen. ठीक है, तो ये सब इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है। अभी हम लेबोरेटरी में जब जाएंगे बायो लैब में, तो Development तब of cell देखेंगे। theory. In the year 1838, German botanist Matthias Sladen concluded that all plant parts are made of cells. Later, in 1839, German physiologist Theodor Schwann stated that all animal tissues are composed of cell. अब देखिए, इस सबसे पहले डिस्कवरी तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि आपकी सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो सेल थ्योरी आपके ये दो साइंटिस्ट थे, स्वान और स्वीडन। इन्होंने क्या किया था, आपका सेल थ्योरी दी थी। अब इन्होंने सेल थ्योरी देने का मतलब, उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारी सेल वर्क कर रही है, क्या क्या इसके सब्सटेंस होते हैं, इसमें अपर लीफलेट लोअर लीफलेट किस तरीके से वर्क करेंगे। अभी लीफलेट वाला अभी आप आगे देखोगे किस तरीके से क्या अपर अपर और लोअर लीफलेट होता है। In 1855, Rudolf Virchow. Thus, the cell theory can be summed up in 3 points. All organisms are composed of one or more cells. The cell is the basic unit of life in all living things. All cells are produced
by the division of pre-existing cells. ठीक है। अब इसका समराइज यही निकलता है कि सेल थ्योरी में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी में, ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है मोर देन वन सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब उन्होंने दूसरा क्या थिंग दिया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो क्या है, आपकी सेल है। ठीक है। अब क्या है, उन्होंने लास्ट पॉइंट दिया कि अगर कोई सेल है वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है। डिवाइड करने के बाद वो नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है, तो ये जो सेल डिवीजन है तो वो सेल में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस ये 3 पॉइंट जो मेन थे वो सेल थ्योरी में थे। Cells can be of different shapes and sizes. For example, muscle cells are spindle shaped, red blood cells are disc shaped, and nerve cells are elongated. ठीक है। इन आवर बॉडी देयर आर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट फर्स्ट इज अ रेड ब्लड सेल, सेकेंड मसल सेल एंड नर्व सेल। इसके अलावा और भी सेल प्रेजेंट होती है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक है। जो मसल सेल होगी आपकी वो इस तरीके से दिखाई देगी, रेड ब्लड सेल आपकी इस तरीके से, और नर्व सेल आपकी इस तरीके से दिखाई देगी। हर किसी का फंक्शन अलग परफॉर्म करते हैं ये हर सेल। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि आपकी क्या है, घर पे क्या है कि हर किसी पर्सन का अलग अलग वर्क रहता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या है, हर किसी सेल का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। On the basis of the number of cells, organisms can be classified into two categories: unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms consist of a single cell. Some examples are amoeba, paramecium, bacteria, and mycoplasmas, etc. Multicellular organisms consist of more than one cell. Examples are fungi, plants, and animals. ओके। तो यहाँ पे देखिए द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेस पे आप सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फर्स्ट इज अ यूनिसेलुलर, सेकंड इज अ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गन सेल में क्या होगा आपका, यूनि मीन्स वन। ठीक है। सेल मीन्स सेलुलर, मतलब सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है। यूनि मीन्स एक सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। इसमें केवल एक ही सेल प्रेजेंट होगी, जिसको क्या कहोगे आप, एग्जाम्पल के लिए उसके एग्जाम्पल कौन है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत सारे। ठीक है। तो मल्टी मीन्स बहुत सारे सेल, मतलब आपकी जो सेल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्या है आपका, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। इसमें क्या होगा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए आप क्या देखते हो, एनिमल्स, जो आप देखते हो, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया और फंजाई, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Unicellular organism. Mycoplasma. Mycoplasmas are bacteria which lack a true cell wall. They are pleomorphic, that is, they can change their shape easily. Examples are Microplasma pneumoniae, Ureaplasma, Urealyticum. ठीक है। अब ये आप वैसे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इतना याद करना, क्योंकि क्योंकि थोड़ा मैम सा। यस। हाँ। मैम आपकी आवाज यस मैम आ रही है। ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। तो उसमें आपको केवल ये याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइकोप्लाज्मा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जिसको The दूसरा slide क्या कहा जाता shows है, a पीपीएलओ। photomicrograph of stained Microplasma fermentans. ठीक है। अगर आप क्या करते हो, किसी सेल को देखते हो माइक्रोस्कोप में, तो इस तरीके से दिखाई देगा। Since they lack cell wall, they are immune to most antibiotics since they are mostly target components of the cell wall. Mycoplasma are the smallest organisms which are capable of self-replication. They are also called PPLO or pleuropneumonia-like organisms ठीक है। as they are similar to the agents which cause contagious bovine pleuropneumonia. यहाँ पे देखिए, जो पीपी माइकोप्लाज्मा होता है उसको उसको दूसरे नाम क्या जाना जाता है, पीपीएलओ। पीपी मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। Here shown is a labeled schematic diagram of a typical animal cell.
ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है किस तरीके से आपका एनिमल सेल दिखाई देती है, उसके कंपाउंड कौन-कौन से हैं, उसके अंदर कौन-कौन से ऑर्गेनेलीज़ प्रेज़ेंट होती है। तो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सबसे बाहर जो लेयर होगी वो क्या होगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर क्या है, within the cell membrane present a liquid substance is known as cytoplasm। ये लिक्विड सा जो सब्सटेंस होता है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। ओके, इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। देन इनर मोस्ट में सबसे अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, वहाँ उसी के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। देन क्या है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या है, आपके ऑर्गेनेलीज है, सेल की ऑर्गेनेलीज है। और बेटा आपको ये आपके लिए होमवर्क भी है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, सबको इसको याद करना है, इसके जो ऑर्गेनेलीज हैं, और उसको बना के भी देखना है किस तरीके से, किसका कौन सा शेप होता है, कौन सा किस तरीके से दिखता है। ओके, तो एक्सक्यूज मी मैम, मैम इसमें कौन सा ये डायग्राम पूरा बनाना है? हाँ, ये आपको पूरा बना ये जो के, स्क्रीन पे ये या आपको पूरा बना ओके के मैम, और याद करने हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ओके, ये जो माइटोकॉन्ड डायग्राम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, हाँ ओके हाँ हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का ओके मैम। याद होना चाहिए आपको, नाम याद होना चाहिए पूरा नेम। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, और सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। मैम या मैम हाँ, यस। what's the difference between Golgi complex and Golgi apparatus? गॉल्जी एपरेटस एंड गॉल्जी बॉडी दोनों को एक ही नाम है, दोनों एक एक को ही कहा जाता है। अभी Yes पढ़ेंगे ma'am. हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कौन सा किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ईआर, है ना? तो इन सब को हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मल, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप इसको याद कर लो, ठीक है? क्योंकि आपके लिए अभी न्यू है। Yes ma'am. ओके, सो मैं आगे बढ़ रही Yes हूँ ma'am. इसके बाद। This is the schematic diagram of a typical plant cell. ठीक है, अब ये क्या है, आपका टिपिकल किसका डायग्राम है, प्लांट सेल का। एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग अलग होती हैं, ठीक है? मतलब उनका डिफरेंट आपका एनसीईआरटी में भी देखोगे, वहाँ पे है आपकी एनिमल सेल और प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होगी वो क्या है, बेंजीन लाइक थोड़ी सी कर्व जैसे बेंजीन रिंग होती है आपकी। पढ़ा है बेंजीन रिंग के बारे में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है बेटा? Not that much ma'am. No ma'am. ओके, सो किस तरीके से आप उसमें एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे ना, उसमें देखो जो स्ट्रक्चर आपको क्या है, एनिमल सेल का तो गोल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो एनिमल प्लांट सेल है वो थोड़ा सा आपको बेंजीन लाइक दिखाई दे रहा होगा, उसी को, उसका जो स्ट्रक्चर है उसी को कहा जाता है बेंजीन लाइक। ठीक है, Yes ma'am. दिख रहा है? ओके। Yes ma'am. ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्या है, प्लांट सेल के बारे में बता रही थी मैं। प्लांट सेल में केवल एक डिफरेंस होता है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, सेल वॉल। सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्यों? क्योंकि आपका जो सेल वॉल, स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा जिसकी स्पीकर ऑन है। यहाँ पे देखिए कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या है, आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है, और इसी में दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरीके से आपका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब किसमें, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होंगे और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगे। अभी हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे किस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल एक दूसरे से अलग है। Cells are little factories which work in a coordinated manner to sustain life. Just like other factories, cells also need barriers
or membranes around them to impart strength, protection, and gatekeeping properties. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये एक पर्टिकुलर सेल है। एक पर्टिकुलर सेल में क्या है, आपका अलग-अलग क्या है, ऑर्गेनेलीज़ प्रेज़ेंट हैं। आप आपने देखा होगा जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में क्या है, बड़े-बड़े क्या होते हैं, मशीन्स होती हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि एक छोटी-सी मतलब एक छोटी-सी मशीन रख लिया और उसी में आपका पूरा वर्क कर चल रहा है। एक तरफ से आप कोई भी सब्सटेंस डालोगे वो तो फिर क्या होता है, जैसे कोई मशीन को देखते हो तो आप ऐसे नहीं कि वहीं से वो निकल जाएगा, ठीक है? तो उसी तरीके से हमारी सेल भी है। सेल ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अलग फंक्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन अलग होगा। तो हर किसी पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, वो उसकी चिंता मत कीजिए आप केवल अभी समझिए कि ये क्या बोल रहा है। ओके। Now let us check your knowledge with this question. Which of the following organism is unicellular? The options are A. Mouse, B. Hydra, C. Maize, or D. Mycobacterium. आंसर कीजिए, माइक खोलिए, आंसर कीजिए। Mycobacterium. माइकोबैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। Cell wall is a rigid outer covering composed of cellulose, which is present outside the cell membrane in plant cells. Cell wall provides structural strength to the plants and can withstand greater changes in response to osmosis. This also imparts a specific shape to the plant cells. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपका क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ने लग गए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज अ सेल वॉल। ये किसकी बनी होगी, आपकी सेलुलोज की बनी होगी, जो क्या होगी, रिजिड होगी, थोड़ा कठोर होगी, जो क्या करेगी आपको, आपकी जो सेल है उसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर इज अ सेल वॉल। Here, the slide shows a schematic representation of the layers of cellulose fibrils forming the structure of the cell wall. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके फाइबर्स लगे रहते हैं, किस तरीके से अटैच होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।